हेलो बच्चों, कैसे हो सब? फर्स्ट क्लास। बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं तुम सब से सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि जैसा तुमको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर डेली बेसिस पर हर दिन तुमको एक वीडियो एक लेक्चर टॉपिक पर प्रोवाइड करूँगा, बट अभी ऐसा नहीं हो पाया है। हर 2-3 दिन पर ही मैं एक लेक्चर अपलोड कर पा रहा हूँ। कुछ रीजंस की वजह से, कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस थे, बट अब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन। और इस वीक के एंड तक, मतलब फ्राइडे या सैटरडे तक, हम लोगों को डेली बेसिस पर एक लेक्चर तुमको इस चैनल पर फिजिक्स का नीट 2022 के प्रिपरेशन के लिए डेली बेसिस पर एक लेक्चर तुमको अब मिलना शुरू हो जाएगा फ्रॉम दिस वीक एंड। इस वीक के एंड तक हम लोगों को डेली एक क्लास पक्का मिलेगा, ठीक है? चलो, बट उसके पहले मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी लेक्चर्स मैंने अब तक अपलोड किए हैं वो सारे के सारे लेक्चर बच्चों एकदम टू द पॉइंट है। ये टू द पॉइंट ही हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। हमको पूरा अथाह सागर पढ़ने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं कि यार 3-4 महीने में भी क्या हम लोग फिजिक्स में इतना पढ़ सकते हैं कि हमारा 160 प्लस मार्क्स आ जाए? तो इसका जवाब है हाँ, बशर्ते तुमको ये पता होना चाहिए कि सर हमको पढ़ना क्या है। तो अब किसी बच्चे को तो नहीं पता होगा कि सर हमको फिजिक्स में क्या चीज़ें पढ़नी है, वो तो बच्चा एग्जामिनेशन पहली बार देने वाला है। तो यहाँ पर तुमको बता रहूँगा कि भाई नीट एग्जामिनेशन में तुमको एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए एटलीस्ट फिजिक्स में तुमको कितने चीज़ें और कितना तुमको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये 100 डेज़ का क्रैश कोर्स जो हम लोग शुरू किया है बच्चों, ये हमारे लिए एक वरदान साबित होगा अगर ध्यान से एक एक लेक्चर को ध्यान से देखते हुए ईमानदारी से फोकस्ड होकर के नोट्स प्रिपेयर कर लिया तो बिलीव करो, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ नीट में तुम फिजिक्स के सेक्शन में एकदम झंडे गाड़ करके आओगे, इस बात का गारंटी मैं तुमको बताता हूँ। बट तुमको डेडिकेशन दिखाना होगा, मेहनत करनी होगी, और किसी और से नहीं, खुद अपने आप के प्रति तुमको ऑनेस्ट बनना होगा कि करना है तो करना है, दैट्स इट। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, ठीक है? कोई भी सपना हो, कोई भी ड्रीम हो, उसको पूरा करने के लिए मेहनत तो लगती है, सब मेहनत करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है चाह। क्या वाकई में तुम उसको चाहते हो? तो अंदर चाह है उस एग्जामिनेशन के लिए, यही तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। चाह होगी तो इंटरेस्ट भी आएगा, चाह होगी तो मेहनत भी करोगे, चाह होगी तो दिन रात जुटे रहोगे, ठीक है? ज़बरदस्ती नहीं, खुद से कि हाँ यार मुझको ये चीज़ करनी है, ठीक है? जैसा कि मैं हमेशा लिखता हूँ कि माई ड्रीम, ये मेरा सपना है, और मेरा सपना कोई और पूरा नहीं करेगा, मैं ही पूरा करूँगा, और मैं ही उस सपने को रियलिटी में लाऊंगा और उसको जीऊँगा भी। बट उसके लिए जो करना होगा मैं पहले करने को तैयार रहूँगा, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने आप को फिर से रिकलेक्ट करते हुए, पास्ट में जो हुआ उसको पास्ट में ही छोड़ते हुए, गोली मारो, हटाओ, ख़त्म हो गया, छोड़ो उड़ाओ, जो हो गया सो हो गया, फिर से एक नई शुरुआत करो। वक्त बहुत है, सफिशिएंट वक्त है, आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर अब तक मैंने पहले ही कहा था, ये जो हमारा क्रैश कोर्स है उन विशेष करके बच्चों के लिए जो अब तक थोड़ा सा अंडर प्रिपेयर्ड है और डर लग रहा है कि यार जब बहुत कम वक्त बचा है अब नहीं हो सकता, तो उन सारे बच्चों में बोलना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वक्त बहुत है और बिलीव को सब कुछ हो सकता है। और प्लस वो बच्चे जो प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से किए हैं, एक लास्ट मोमेंट पर ब्रशअप करना चाहते हैं, एक फुल टाइम रिवीजन करना चाहते हैं, उन सारे बच्चों का मैं वेलकम करता हूँ। आओ और शुरू करो प्रिपरेशन, मिल करके क्रैक करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस अगले 3-4 महीने इसी पर फोकस होना है हमको, बस नीट एग्जामिनेशन तो नीट एग्जामिनेशन और कुछ नहीं, ठीक है? चलो, तो अब हम लोग अपने आज की क्लास की बात करें बच्चों, तो आज है हमारा नीट 2022 के 100 डेज क्रैश कोर्स का दिन नंबर 7। इसके पहले हम लोग 5th और 6th लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़े। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, तुमको बताया मैंने, उनका एप्लीकेशन देखा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझा हम लोगों ने। आज है डे नंबर 7 और इस डे नंबर 7 में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। कह सकते हो कि नीट एग्जामिनेशन का एक फेवरेट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तुमको मैंने पहले ही बता दिया कि मैं तुमको जो पढ़ा रहा हूँ वो रैंडम क्लासेस टीचिंग नहीं है, इस क्लास को मैं प्रिपेयर करता हूँ।
देखता हूँ कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, नीट के प्रीवियस ईयर्स का क्या ट्रेंड रहा है, किस टॉपिक से जल्दी क्वेश्चन बनेंगे, और तुमको उन्हीं पर मैं फोकस कराता हूँ। तो इसी सिलसिले में हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो हमको एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक मिलता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। अब ये एक टॉपिक, हालांकि टॉपिक तुमको शायद बुक पे नहीं मिलेगा, मैं खुद से इस टॉपिक को बना करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं, नीट एग्जामिनेशन में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमको इसको देखना होगा, इनको समझना होगा, इनको कब यूज़ करना है, इनको हम कैसे समझेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस टॉपिक से पूछा गया है। मैं तो वो सब समझाऊंगा। आज का पूरा लेक्चर मेरा इसी टॉपिक पर रहेगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म में क्या होता है और उस वेक्टर फॉर्म को हम कब कैसे यूज़ करेंगे ये तुमको बताऊंगा मैं आज, ठीक है। और सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे और आज ही इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके रख देंगे, पूछो जितना पूछना है, ठीक है। चलो, तो तुमको मैं अगर मैं कुछ बात याद दिलाऊं बच्चों, तो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का हम लोग इक्वेशंस पढ़ते हैं, लाइक फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन क्या पढ़ते हैं बच्चों, तुमको ऐसा सब जाना पहचाना इक्वेशन लग रहा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। तो ये बच्चों एक चौथा इक्वेशन भी होता है, अभी उसकी बात फिलहाल नहीं करूँगा क्योंकि इन इक्वेशंस को हमें जब इसके बाद तुमको पढ़ाऊंगा मैं काइनेमेटिक्स, तो इन इक्वेशंस को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। अभी मैं तुमको सिर्फ इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और इसको तो यूज़ करके हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, मगर तब जब तुमको पढ़ाऊंगा वन डायमेंशन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब काइनेमेटिक्स में तुमको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इस क्वेश्चन की फिर से बात करेंगे और खूब ज़बरदस्त बात करेंगे इसके बारे में और खूब ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैं तुमको इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में बताऊं, क्योंकि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, हमको वेक्टर के एप्लीकेशन देखने कि वेक्टर को सर कहाँ का अप्लाई करते हैं। तो वेक्टर का एक एप्लीकेशन देखो यहाँ पर भी है, क्या है सुनो। सबसे पहले इसके वेक्टर फॉर्म को देखने के पहले जरा इसको समझ लिया जाए कि ये है क्या एक्चुअली में। बच्चों सबसे पहली बात तो इन सारे इक्वेशंस का तुम्हारे मन में ख्याल तभी आना चाहिए जब तुमको लगे कि किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो याद रखना इन इक्वेशंस को हम यूज़ इस तरीके से नहीं कर सकते होंगे। उस कंडीशन में क्या करेंगे सर, उस कंडीशन में वो एक डिफरेंट टॉपिक बन जाएगा, मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। वहाँ पे कैलकुलस मेथड का यूज़ करना होगा हमको, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करेंगे। अच्छा हाँ, अब देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से एक बात याद आ गई, जितने बायो के बच्चे हैं उन लोगों को बड़ा डर लगता है फिजिक्स से, क्योंकि मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। कैलकुलस का फिजिक्स में बहुत यूज़ है, हम सब जानते हैं, इतना तुम लोग 11 12 2 साल पढ़ के समझ गए होंगे, कैलकुलस का अच्छा खासा यूज़ फिजिक्स में है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये दो चीज़ों का नाम सुनते ही बायो वाले जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, यार फिर वही डिफरेंशिएशन, फिर वही इंटीग्रेशन, कहाँ फिजिक्स में अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, फिर से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात करना शुरू कर दिए। मत घबराओ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से तुमको मैं प्यार करवा दूंगा अगर तुम मेरी बात ध्यान समझ लिए तो। जल्दी ही मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, जो बच्चे नीट 2022 में बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन सब के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बहुत जल्दी 2-3 क्लास तुमको मैं देने वाला हूँ। बेसिक्स मैं पूरा तुमको कैलकुलस नहीं पढ़ाऊँगा, हमको ज़रूरत नहीं है सर, मगर फिज़िक्स में हमको जितनी ज़रूरत है, नीट एग्जामिनेशन में हमको जितनी ज़रूरत है उतना तो हमको आना चाहिए। तो बहुत जल्दी मैं एक लेक्चर सीरीज़ लेकर के आऊँगा कैलकुलस का, स्पेसिफिकली फॉर नीट स्टूडेंट्स, कि नीट एग्जामिनेशन के लिए हमें सर कितना कैलकुलस पढ़ना चाहिए, कितना हमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना चाहिए, ठीक है। बात समझ रहे हो, अभी उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अब जिक्र हुआ तो बता दिया। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर हमको कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह का हेल्प लेना पड़ता है, जो हम लोग एक सेपरेट टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
तो अगर किसी पार्टिकल का बच्चों एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो इन सारे फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी इन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे चलो। अब इस फॉर्मूले में टर्म्स क्या हमको समझ लिया जाए। यू होता है बच्चों किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, वी होता है किसी पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कुछ समय बाद जो तुमसे पूछा जाए, ए एक्सेलेरेशन और टी क्या होता है टाइम। प्लस माइनस का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, देखो बच्चों प्लस हम लोग तब यूज़ करते हैं जब किसी पार्टिकल में क्या होता है एक्सेलरेशन, माइनस हम लोग तब यूज़ करेंगे जब किसी पार्टिकल में क्या होगा डी एक्सेलरेशन। एक जनरल कॉन्सेप्ट हम सबको पता है। प्लस माइनस का यहाँ पर पे क्या कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेशन है तो प्लस, डी एक्सेलरेशन है तो माइनस। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है ये भी सबको पता होगा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो डी एक्सेलरेशन। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जनरली अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लोगे तो ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन है कि डी एक्सेलरेशन है। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लोगे समझ जाओगे कि भैया वेलोसिटी बढ़ रही है कि वेलोसिटी घट रही है। इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग डी एक्सेलरेशन, प्लस माइनस अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का एक जो मीनिंग है वो सबको पता है। वेलोसिटी का बढ़ना, एक्सेलरेशन घटना, डी एक्सेलरेशन। क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया कि वेलोसिटी घट रही है कि बढ़ रही है, एक्सेलरेशन है कि डी एक्सेलरेशन है। अकॉर्डिंगली हमने प्लस माइनस लगा लिए, सॉल्व भी कर लिए और किए भी होगे, बहुत दफ़ा किए होगे। बट एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का एक और मतलब होता है। उसी मतलब से इसका वेक्टर फॉर्म देखो निकल कर के आएगा। मैं तुमको बेसिक बता रहा हूँ। मैं जब भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं मान के चलता हूँ कि मेरे सामने जो बच्चा है उसको ज़ीरो फिजिक्स आती है और उसको ज़ीरो से मुझको हीरो बनाना है, ये मैं मान के चलता हूँ। मैं तुमको हर एक चीज़ बताऊंगा कहाँ से किसका ओरिजिन होता है, इसका तुमको प्लेटफॉर्म बनाओ कि देखो होता क्या। अब क्या होगा कि मैंने कहा कि एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का एक और मतलब होता है डायरेक्शन के हिसाब से। अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो ये केस, और अगर किसी पार्टिकल का बच्चों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये केस। इस केस को हम बच्चों बोलते हैं एक्सेलरेशन, जहाँ पर पे u और a सेम डायरेक्शन में है, ये केस कहलाता है बच्चों एक्सेलरेशन। और ये केस तुम्हारा कहलाता है बच्चों डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि डायरेक्ट लिख करके नहीं आता कि एक्सेलरेशन है कि डी एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन से तुमको बताता है। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है, अच्छा अब ये कब होगा, u और a सेम डायरेक्शन में कब होंगे सर, इसको थोड़ा समझा दिया जाए। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी जा रही है, जैसे तुम्हारा कोई फ्रेंड है साइकिल से जा रहा है, आराम से घूमते टहलते मस्ती साइकिल में जा रहा है, तुम जा करके उसको धक्का दे रही है पीछे से, बेचारा डिसबैलेंस हो जाएगा, गिर भी सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे तुमने उसे फोर्स लगाया, धक्का मारा, उसकी वेलोसिटी और बढ़ गई और वो कंट्रोल नहीं कर पाया। यही एक्सेलरेशन है। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं उसके मोशन के अलोंग, उसके मोशन के डायरेक्शन में, तो वो तुम्हारा एक्सेलरेशन का केस बन जाएगा। और जब किसी बॉडी पर तुम फोर्स लगाओ उसके मोशन के अपोजिट, फॉर एग्जांपल बॉडी तुम्हारी तरफ आ रही है और तुम फोर्स उसके अपोजिट लगा रहे हो, बॉडी स्लो हो जाएगी, वही कहलाएगा तुम्हारा डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमको डायरेक्शन वाइज भी समझना होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर तुमको मैं बोलूँ कि पार्टिकल का वेलोसिटी ईस्ट के डायरेक्शन में है, अलोंग ईस्ट है, और एक्सेलरेशन अलोंग वेस्ट है, तो बोलता हूँ एक्सेलरेशन लेकिन डायरेक्शन वेस्ट बता रहा हूँ। अब तुम समझ जाओगे यार एक्सेलरेशन वेस्ट में है, वेलोसिटी ईस्ट में है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कह तो रहा है एक्सेलरेशन, मगर उसका काम कैसा होगा, डी एक्सेलरेशन का होगा। इक्वेशन में माइनस यूज़ करेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है? तो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन को थोड़ा सा डायरेक्शन से भी समझना ज़रूरी है कि सर एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, डी एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि
जब ये वाला केस है तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। और जब सेकंड वाला केस देख रहे हो तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच एंगल कितना बनेगा बच्चों, 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री बनेगा तो एक्सेलेरेशन, 180 बनेगा तो डी एक्सेलेरेशन। और चूँकि ये वेक्टर्स है तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, माइनस करते हैं। यही नहीं करते हम लोग, वेक्टर में क्या पढ़े, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस कर दिया, दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस कर दिया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, डी एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन से क्या कोरिलेशन है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलो तो लेकिन सिर्फ यही दो केस नहीं होते हैं। अगर मैं तुमको एक अलग केस दिखाऊं कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ ऐसे है, एक्सेलेरेशन के साथ कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे का मतलब मान लो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर है या फिर परपेंडिकुलर भी नहीं है, कुछ एक्यूट एंगल बन रहा है या ऑब्ट्यूस एंगल, में कुछ भी एंगल बनना चाहिए, एक्यूट ऑब्ट्यूस वॉटएवर जो भी हो, कुछ ऐसे। ठीक है, दिस सम एंगल इट इज कॉल्ड थीटा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ये दोनों कंडीशन तो पता है, 0 डिग्री होगा तो एक्सेलेरेशन प्लस 180 डिग्री होगा डी एक्सेलेरेशन नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी अगर ये दो कंडीशन आएंगी तो हम लोग फाइन है, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे सर कि एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन है, हम समझ काम कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन बोले वेलोसिटी वेस्ट के लाऊंगे, एक्सेलेरेशन नॉर्थ के लाऊंगे 90 डिग्री, या उनके बीच कुछ एंगल बंधा दे कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच एंगल 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, वॉटएवर कुछ भी है, हमेशा इधर एंगल थोड़ी आएंगे, एंगल तो कुछ भी हो सकता है यू और ए के बीच। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे सर, तो बच्चों ऐसे ही कंडीशंस के लिए हम लोग इन इक्वेशंस यही यूज़ करेंगे। जब तक एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तब तक हमको यही यूज़ करना है, मगर इस रूप में नहीं, इसका रूप बदलेगा और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है। हालांकि अभी वेक्टर फॉर्म ही है, क्योंकि वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तभी प्लस होगा, वेक्टर अपोजिट होंगे तभी माइनस होगा। तो वेक्टर फॉर्म ये भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वेक्टर हम लगा नहीं रहे क्योंकि हम लोग वेक्टर के वजह से यहाँ पर पे प्लस माइनस ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं कि सेम डायरेक्शन में होगा तो प्लस, अपोजिट होगा तो माइनस। तो इन इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में लिखा नहीं गया है। लेकिन जब ऐसे कंडीशंस आएंगे, जब सेम डायरेक्शन नहीं होगा, उल्टा डायरेक्शन नहीं होगा, तो ये इक्वेशंस को बच्चों वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कुछ ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी यू और ए वेक्टर फॉर्म में रहेगा, टी इस टाइम, टी तो स्केलर है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस माइनस यूज़ नहीं करना है, सिर्फ प्लस, क्योंकि यहाँ हम जो ऐड करेंगे वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में ऐड करोगे तो वहाँ मैथ्स की जरूरत नहीं है, तुम उसको बस प्लस करो, वेक्टर फॉर्म में करोगे, जो रिजल्टेंट आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। जो तीसरा इक्वेशन है वो बन जाएगा बच्चों वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस। तो ये जो तीन इक्वेशन तुम बच्चों देख रहे हो, इन्हीं तीन इक्वेशंस को बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस इन वेक्टर फॉर्म। ये वही इक्वेशंस ऑफ मोशन है, मगर इनको मैं किस फॉर्म में लिखा हूँ, वेक्टर फॉर्म में लिखा हूँ। ठीक है, तो याद रखना इन वेक्टर फॉर्म को हमको यूज़ कब करना होगा, जब 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल बने तभी इनको हमको यूज़ करना है। बस एक बात का तुमको ध्यान देना है कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों कंडीशन तुम्हें क्लियर है बच्चों कि जब 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, जिसको एक्सेलेरेशन या डी एक्सेलेरेशन भी कहते हैं, तब तुमको इन फॉर्मूले को यूज़ करना है, एक्सेलेरेशन के लिए प्लस, डी एक्सेलेरेशन के लिए माइनस। और अगर ऐसा नहीं है,
इन दोनों एंगल के अलावा कोई भी एंगल बनता है 30, 60, 90, 45, 120, 150 जो एंगल बनता है, हमें इन इक्वेशंस को इस फॉर्म के बदले इस फॉर्म में यूज़ करना होगा, वेक्टर फॉर्म में यूज़ करना होगा। और अब वेक्टर फॉर्म में यूज़ कैसे करना होगा, कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज़ जो लिखी हैं, वेलोसिटी, v की वैल्यू, u की वैल्यू, a की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, इन सब को हमको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा। और वेक्टर का जैसे रिजल्टेंट फाइंड करते हो, वेक्टर को जैसे ऐड करते हो, वैसे ही हमको ऐड करना होगा। क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा कि एक्चुअली वेक्टर फॉर्म लिखने का क्या मतलब है और वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करने का क्या मतलब है। अभी तो बता रहा हूँ कि वेक्टर फॉर्म होता क्या है, इसको लिखें कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, उसकी बात भी करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर है कि कब कौन सा फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, ये वाला फॉर्म कब यूज़ करना है, वेक्टर फॉर्म कब यूज़ करना है, क्लियर है। बट फिर बोल दे रहा हूँ, इन सारे इक्वेशंस का चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दिमाग में ख्याल भी तभी लाना जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, नहीं होगा तो वी विल हैव अ डिफरेंट मेथड फॉर दैट, उसकी बात भी करेंगे मगर काइनेमेटिक्स में करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो जल्दी इन इक्वेशंस को कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले लो और समझ जाना कि भाई इन कंडीशंस के लिए ये फॉर्मूले हैं और इन कंडीशंस के लिए ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो जल्दी इसे कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग आगे चलेंगे टूवर्ड्स क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे, तब समझ में कि एक्चुअली हमें करना क्या है और एक क्वेश्चन जब आएंगे तो इनको समझना कैसे है, ठीक है। तो डू इट फास्ट, चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ, क्विक। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। और हमको ये समझना होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे समझेंगे, हम क्या पता लगा के समझेंगे कि इन क्वेश्चंस में हमको वेक्टर फॉर्म यूज़ करने को बोला गया है। और देखते हैं, कह रहा है कि अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छी बात है, एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। इट हैज़ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, इस बात पर फोकस करना बच्चों, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो पूरा इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी बदल जाएगा, इस क्वेश्चन का पूरा इतिहास बदल जाएगा, भूगोल बदल जाएगा अगर ये वर्ड नहीं लिखा हुआ हो तो, ठीक है। खैर लिखा है तो कोई बात नहीं है। अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड कांस्टेंट एक्सेलेरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छी बात है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो, और उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर हम लोग डायग्राम में एक्स और वाई एक्सिस बना करके इन एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी को शो करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमें कह रहा है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। बना दिया मैंने। अब बनाते ही मुझको दिख गया कि सर इनके बीच 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, न ये सेम डायरेक्शन वाला केस है न ये अपोजिट डायरेक्शन वाला केस है। याद आ रहा है, न ये 0 डिग्री है न ये 180 डिग्री है। तो ऐसे कंडीशन में जब एंगल कुछ बने 30, 60, 40 अदर देन 0 एंड 180, तो मैंने क्या बताया था, हमें यही पहचान है इसकी कि वेक्टर फॉर्म यूज़ करना है, यही इसकी मात्र एक पहचान है। तो ठीक है सर, वेक्टर फॉर्म यूज़ करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80 जैसा आपने बताया था वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। अच्छा मान लो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया गया। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, वेक्टर फॉर्म लिखने का मतलब ये है कि यहाँ जो वेलोसिटीज़ हैं जैसे u और a है, इनको वेक्टर फॉर्म में लिख करके ही सॉल्व करना है। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो ये वेलोसिटी x एक्सिस के लॉन्ग है, अगर हमें इसको वेक्टर देना है तो x एक्सिस के अलोंग इसको वेक्टर देने के लिए हम इसमें क्या चिपका देंगे, i कैप। तुमको बताया था मैंने बहुत पहले क्या, कुछ दिन पहले की बात है, कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर तुमको डायरेक्शन देना हुआ तो उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिट वेक्टर भी ऐसा वैसा नहीं, जो डायरेक्शन देना है
वही का यूनिट वेक्टर तुम उसको दोगे। जैसे मुझको इस वेलोसिटी को x डायरेक्शन देना था, मैंने यहाँ पे आई कैप चिपका दिया। तो हमने जब भी वेक्टर बनाना होगा हम उस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर खोजेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर था एंड वी ऑल नो दैट x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। तो आई कैप से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया वेक्टर। सिमिलरली एक्सलेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो बच्चों देखो एक्सलेशन वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसको वेक्टर फॉर्म देने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बस यही करना है। जो वैल्यूज़ हैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब बस यही है, और इसको बस उठाकर क्वेश्चन में तुमको ऐसे ही रख देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2i कैप। एक्सेशन कितना है सर, 0.5 जे कैप है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और टाइम क्या है बच्चों, 4 सेकेंड बाद पूछा गया है इसकी वेलोसिटी और एक्सलेशन। तो ये कितना हो गया, 2i कैप और प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये एक आई कैप में एक जे कैप में, इसको डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते कि 2 + 2 = 4 कर दिया, भाई वेक्टर की तरह ऐड करोगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। यही है कहने का मतलब कि वेक्टर फॉर्म, इनको वेक्टर फॉर्म में यूज़ करना है। तो 2 + 2 4 थोड़ी करेंगे सर, वेक्टर का जैसे रिजल्टेंट फाइंड करते हैं वैसे करेंगे। तो इसका मॉड अगर निकालना हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, x² + y², तो 4 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 8, जो कितना आएगा 2√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 4 सेकेंड बाद। ठीक है, चलो अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लिया जाए। तो सर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी वेक्टर फॉर्म ही तो यूज़ करना होगा, s = ut + ½ at²। जब वेक्टर फॉर्म यूज़ करते हैं तो फिर वहाँ प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। तो वेक्टर फॉर्म यूज़ कर रहे हो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, जो उसको प्लस करना होगा माइनस करना होगा उन सबसे मतलब नहीं है। ठीक है, u कितना है बच्चों वेक्टर फॉर्म में, 2i कैप × 4 + 1/2। एक्सेशन कितना है सर, 0.5 जे कैप, और 4 सेकेंड बाद पूछा तो 4 का स्क्वायर 60। तो व्हाट यू गॉट इज वेक्टर s = 4 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 8i कैप, और प्लस ये कितना हो जाएगा 8, 0.5 किया तो कितना हो गया बच्चों, 4j कैप मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर ओरिजिन से स्टार्ट किया था तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा कहीं पर पे वो हम, अच्छा ये 8i कैप + 4j कैप का मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस पर 8 गया होगा, y एक्सिस पर 4 गया होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 8,4 होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट तुमसे पूछा जाएगा बच्चों ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही हुआ, यही डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी आई है क्या, 8i कैप + 4j कैप वेक्टर फॉर्म में आया है। इसका मैग्नीट्यूड तुमको फाइंड करना होगा, तो मॉड s = स्क्वायर रूट ऑफ 64 + 16, तो कितना आ जाएगा ये 80, दैट विल बी 4√5 मीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से पहचान होगी, किस तरीके से, वेलोसिटी का डायरेक्शन देख लोगे, एक्सेशन का डायरेक्शन देख लोगे, पता चल जाएगा कि भाई हमको यहाँ पे करना क्या है, सर ने क्या बताया है कि कब क्या करना है। ठीक है, तो जल्दी कॉपी करो, अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तब और अच्छे से बात समझ जाओगे। डू इट फास्ट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, इसमें कुछ नई चीज़ है या नहीं, और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फाइन, तो क्वेश्चन कर रहा है कि अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी √3 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। अच्छी बात है। इट हैज़, अगेन इस वर्ड पर फोकस करना, इट हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कितना बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी किधर है, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। इनफैक्ट फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, अच्छी बात है, डिस्प्लेसमेंट, अच्छी बात है, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब क्या है, इसकी भी बात थोड़ा कर लिया जाएगा, और वो भी कब पूछा गया, आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद। बट पहले
छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लिया जाए, इसके एक्सेलेरेशन को और वेलोसिटी को डायग्राम में दिखा दिया जाए कौन कहाँ किधर है। तो बच्चों ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी √3 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलेरेशन है वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट। अच्छी बात है, फाइन। होगा क्या, अच्छा तुमको मैं एक बार आप इतना समझ गए सर कि वेक्टर फॉर्म में यूज़ करना होगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलेरेशन है, 0 डिग्री 180 डिग्री वाला केस नहीं है, प्लस माइनस यूज़ नहीं कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म यूज़ करना होगा। इतना बात तो समझ गए हो। एक बात और तुमको मैं तो समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पे डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन का, अब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ सुनो। इसका इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है सर? इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो जा रहा है इनिशियली, मगर पूछा है 3 सेकंड बाद। अब ये 3 सेकंड बाद क्या बदल जाएगा क्या? जब शुरू में एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो 3 सेकंड के बाद क्या बदल जाएगा क्या जो पूछा है? यस, बदलेगा। क्यों बदलेगा वो सुनो। हम लोग जब तुमको वेक्टर पढ़ाए थे, हम लोग ने पढ़ा था, बिल्कुल याद होगा, और बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, बहुत फाइन कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये, कि अगर कभी भी 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, उन दोनों में से किसी का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में कहें तो वेक्टर ए का बी में, वेक्टर बी का ए में कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है, इट बिकम्स 0। ठीक वैसे देखो यहाँ पर भी है, वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्सेलेरेशन है वाई एक्सिस के लॉन्ग। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या इस एक्सेलेरेशन का इस वेलोसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा, तुरंत कहोगे सर नहीं। आप ही ने बताया है कि जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो एक दूसरे में इफेक्ट उनका 0 होता है। ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या अगर ये 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता तो भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि इसका इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर का नियम होता है सर। ठीक है सर, अब इससे बताना क्या चाहते हैं आप? इससे क्या बताना चाहता हूँ सुनो। ये एक्सेलेरेशन इस वेलोसिटी को तो छू नहीं सकता, तो क्या ये कुछ नहीं करेगा? क्या भाई शांत बैठा रहेगा? ऐसे कैसे शांत बैठेगा? ये एक्सेलेरेशन इधर तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इधर तो बाउंडर मचा देगा वो। हर 1 सेकंड में वेलोसिटी यहाँ पर एक एक करके बढ़ाता जाएगा। यहाँ मतलब कहाँ? वाई एक्सिस के लॉन्ग। और कुछ ही समय बाद क्या होगा, इधर की वेलोसिटी मतलब वाई एक्सिस की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ये तो √3 का √3 ही रह जाएगा, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो होगा क्या, शुरू में तो एक्स के लॉन्ग वो जा रहा होगा, लेकिन धीमे धीमे वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, और ये कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो 1 सेकेंड बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और पार्टिकल धीमे धीमे क्या बच्चों ऐसे शिफ्ट करता जाएगा टूवर्ड्स वाई एक्सिस। तो पार्टिकल का जो मोशन होगा बच्चों वो कुछ ऐसा हो जाएगा। शुरुआत तो करेगा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, डेफिनेटली शुरुआत करेगा एट t = 0, वो शुरुआत तो ऐसे ही करेगा, मगर वो धीमे धीमे क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो 3 सेकंड बाद जो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा बच्चों, आफ्टर 3 सेकंड जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, ये थीटा, ये तुमसे पूछा गया है, व्हाट विल बी दिस थीटा आफ्टर 3 सेकंड, t = 3 सेकंड पर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा। ऑब्वियसली एक और शुरू में x के लॉन्ग था, मगर 3 सेकंड बाद वो x के लॉन्ग नहीं को थोड़ा सा ऊपर जा चुका होगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सलेशन। तो ये हमसे पूछा गया है, तो इस बातों को समझना कि ये क्या पूछा जा रहा है और ये क्यों हुआ। ठीक है, ये समझना, फाइन। खैर इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले वेलोसिटी का हलचल ले लिया जाए। तो वेक्टर फॉर्म यूज़ करना होगा सर ना, तो वेक्टर फॉर्म यूज़ कर दिए, v = u + at, फाइन। इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना भी तो पड़ेगा। तो x एक्सिस के लॉन्ग है तो कितना देर लगेगा i कैप लगाने में, y एक्सिस के लॉन्ग है तो कितना देर लगेगा j कैप लगाने में। लग गया, यूज़ कर लिया जाए।
यू कितना है बच्चों, यू है √3i कैप। एक्सेशन कितना है सर 1j कैप। और टी कितने सेकेंड बाद पूछा गया सर, 3 सेकेंड बाद पूछा गया है। तो वेलोसिटी कितना आएगा बच्चों, √3i कैप और प्लस 3j कैप। ये आ गया वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यही देखो मैंने कहा था कि जो x कंपोनेंट है वो कभी चेंज नहीं करेगा, लेकिन जो y वाला कंपोनेंट है वो हर समय के साथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा और एक समय बाद ये बहुत बढ़ जाएगा, ये वाला y वाला वेलोसिटी। तो जाहिर सी बात है पार्टिकल धीमे धीमे क्या होगा, y एक्सिस की तरफ शिफ्ट करता जाएगा। एट इनफाइनाइट टाइम ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा y के अलॉन्ग। ठीक है, फाइन। अब इसका मैग्नीट्यूड तुमको फाइंड करना होगा। तो मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो कितना आएगा बच्चों, √12। तो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या आएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 3 सेकेंड बाद। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए वेक्टर फॉर्म एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² आपने बताया। u कितना है सर, u तो आपने कहा था √3i कैप है और टाइम है 3 सेकेंड, प्लस एक्सेशन कितना है सर 1j कैप है और t है t का स्क्वायर 9। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3√3i कैप और प्लस 9/2 j कैप। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया वेक्टर फॉर्म में 3√3x के लॉन्ग और 9/2 y के लॉन्ग। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो √x² प्लस y² करके निकाल सकते हो। वो तुम निकाल सकते हो, निकाल के मुझको कमेंट में बता देना कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। सारे बच्चे इसका x² प्लस y² निकाल करके कमेंट मुझको मेंशन कर देंगे। इतना तो तुम खुद से कर भी सकते हो, मेंशन कर देना कमेंट में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब रही बात डायरेक्शन ऑफ मोशन की, मतलब ये एंगल x एक्सिस से कितने एंगल पर वो जा रहा होगा 3 सेकेंड बाद, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन में एंगल चाहिए होगा, इस वेलोसिटी के देखो बच्चों 2 कंपोनेंट है ना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यही है हॉरिजॉन्टल वाला √3 और वर्टिकल वाला 3, 2 कंपोनेंट है। तो कभी भी एंगल अगर निकालना होगा बच्चों तो इसका फॉर्मूला होगा वर्टिकल मतलब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कैसे, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर पे y कंपोनेंट, बेस वाले पे x कंपोनेंट। तो कितना हो जाएगा, vy इज 3 एंड vx इज √3। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये √3। तो √3 मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री इज योर आंसर। तो ऑब्वियसली वो स्टार्ट तो किया था x एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन 3 सेकेंड बाद वो x एक्सिस से 60 डिग्री बनाता हुआ तुमको दिखाई देगा, थैंक्स टू दिस एक्सलेशन विच इज़ अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ गए। और इस फॉर्मूले को बहुत जगह हम यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी ऐसे डायरेक्शन वगैरह की बात आएगी हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्विक। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नई चीज़ है इसमें, कुछ बदल कर क्वेश्चन पूछा गया है। देखो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बन सकते हैं, हमको सबके लिए प्रिपेयर रहना होगा। तो थोड़ा सा मैं चेंज कर करके तुमको बता रहा हूँ कोई कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं तुमको फिर कह रहा हूँ, अगर 100 डेज का तुमने ये कोर्स कर लिया तो फिर तुमको 160 प्लस मार्क्स से को रोक ही नहीं सकता यार, बट ईमानदारी से करना होगा, जैसे बताऊंगा वैसे करना होगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। एक पार्टिकल का बच्चों इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है। अच्छी बात है, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितना दिया है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो ओके। अब देखते हैं एक्सेशन के बारे में क्या कह रहा है। एक्सेशन कह रहा है कांस्टेंट एक्सेशन है, पहले ही कह दिया कांस्टेंट जोड़िए। कांस्टेंट एक्सेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेकिंग 37 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस। इस बात पे गौर करना तभी डायरेक्शन मिलेगा।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 37 डिग्री बनाते हुए ये बच्चों एक्सलेशन का डायरेक्शन दिया हुआ है। एक्सलेशन इज हाउ मच, वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेकिंग 37 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री था, मगर हर बार 90 डिग्री आएगा नहीं। अब यहाँ पर 37 डिग्री बना के बोल रहा है कि 37 डिग्री बना रहा है। एक्यूट एंगल है, कोई भी एंगल आ सकता है, नॉट नेसेसरली कि हमेशा यू और ए परपेंडिकुलर ही आएंगे, ऐसे भी आ सकता है, आता भी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सिंपल से बात है, इसको हम डायरेक्शन तुरंत दे सकते हैं। अगर ये x या y के लॉन्ग होता तो इसके पहले एक काम था, y के लॉन्ग था, j कैप चिपका दिया, काम खत्म। u x के लॉन्ग है, i कैप चिपका दिया, काम खत्म। ये अब देखो बीच में है, x और y के बीच में है। अब या तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर फाइंड करो और वो यहाँ पे चिपकाओ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में, अब ऐसा नहीं कि तो हमेशा j कैप चिपका देना भाई, y के लॉन्ग होगा तब ना उसमें j कैप लगाओगे। जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन के ही यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी वेक्टर को उठा के तो चिपकाया जाता है। तो अब या तो इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर पता करो और पता करके चिपका दो, सॉल्व कर लो। या दूसरा तरीका ये है कि ये जो एक्सलेशन है जो ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसके दो कंपोनेंट ले लो और इसको एक्स वाई में तोड़ दो और फिर इसको वेक्टर बना दो। ठीक है, देखो अगर मैं एक्सेशन का यहाँ कंपोनेंट लूँ तो जहाँ ये एंगल 37 बन रहा है तो यहाँ कंपोनेंट कितना होगा सर, a cos 37, a की वैल्यू कितनी है 5 cos 37 डिग्री। 37 कितना होता है, cos इज 4/5, तो उसके हिसाब से कितना आ जाएगा बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साइन 37 यहाँ कंपोनेंट होगा 5 साइन 37 डिग्री। साइन 37 कितना होता है बच्चों 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सलेशन अलोंग वाई एक्सिस। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। u वेक्टर फॉर्म में क्या लिखाएगा सर, u को लिखेंगे 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड, लिखेंगे ना 10 आई कैप, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। एक्सलेशन के दो कंपोनेंट है सर, एक है x के लॉन्ग, एक है y के लॉन्ग, तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे सर, सिंपल सी बात है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये तरीका अपनाएंगे अगर एक्सलेशन या वेलोसिटी, ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेशन ना करके वेलोसिटी बीच में आ जाए या दोनों बीच में आ जाए, तो दोनों के x और y में अलग अलग कंपोनेंट निकाल लो और फिर इनको वेक्टर बना दो आई कैप जे कैप की हेल्प से। तो ये एक तरीका तुमको यूज़ करना होगा जब ऐसा कंडीशन बनेगा तो। ठीक है, नाउ अब हमको वेक्टर फॉर्म यूज़ करना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यू कितना है बच्चों 10 आई कैप प्लस a कितना है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप और t कितना होगा, t होगा टाइम कितना दिया है आफ्टर 2 सेकेंड, तो 2, तो कितना हो गया बच्चों 10 आई कैप प्लस 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक है, आई कैप एक साथ कर लो तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब इसका तुमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, तो मॉड v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर 324, 6 का स्क्वायर 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया बच्चों 360, तो 360 को हम लोग बोल सकते हैं 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एंड डायरेक्शन भी निकालना है, तो जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पता करना होगा बच्चों ना, कि भाई वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, अभी बताया वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बाई वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, एक्स एक्सिस से तुमको एंगल मिल जाएगा। तो वाई कंपोनेंट कितना है सर, वाई कंपोनेंट इज 6, एक्स कंपोनेंट कितना है सर 18, तो कितना आ गया 1/3। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों tan इनवर्स 1/3। तो इतने एंगल पर इतने वेलोसिटी से वो मूव करेगा आफ्टर
2 सेकेंड। ठीक है, ये तो मेथड सिंपल है, वैसे ही है। ये जो रिजॉल्व किया है मैंने उसको समझो कि इस कंडीशन में अगर एक्सेशन वाई एक्सिस में ना हो तो उसके 2 कंपोनेंट लेकर रिजॉल्व कर लो और उनको वेक्टर बना लो और फिर जैसे करते वैसे कर लो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वेलोसिटी बीच में आ जाएगी, उसके साथ वही करो, कंपोनेंट में चेंज कर लो, एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग आई कैप जे कैप चिपका के बना लो उसको वेक्टर, और उसके आगे तुमको क्या करना तुमको पता ही है। ठीक है, मेथड समझ रहे हो ना, जल्दी करो, डू इट फास्ट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन 4 हमसे क्या कह रहा है। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आता है जहाँ पर तुमको एक्स और वाई एक्सिस नहीं दिया रहेगा, वेलोसिटी और एक्सेशन का डायरेक्शन तुमको नहीं दिया रहेगा, बल्कि वेलोसिटी और एक्सेशन तुमको वेक्टर फॉर्म में ही लिख करके तुमको ऑलरेडी दे देगा। मतलब एक तरीके से ये एक और आसान क्वेश्चन होगा। तुम जिस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म बना रहे थे उस वेलोसिटी को देखो बच्चों ये वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी करके दिया हुआ है। ठीक है, जिस एक्सेशन को वेक्टर फॉर्म में हम लोग बना रहे थे उस एक्सेशन को ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो और अच्छी बात है सर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक्सेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है, 2 सेकेंड बाद क्या होगा, तो 2 सेकेंड बाद के लिए जैसा हम जानते हैं बच्चों v इज इक्वल टू u प्लस AT, अगर कांस्टेंट है तो u कितना है सर 2i कैप प्लस 3j कैप। एक्सेशन कितना है सर, एक्सेशन है सर i कैप प्लस 2j कैप, और वो भी 2 सेकेंड बाद पूछा गया है सर। तो कितना हो जाएगा बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2i कैप प्लस 4j कैप। तो 2 + 2 कितना हो गया बच्चों 4i कैप प्लस 3 और 4 कितना हो गया बच्चों 7j कैप। तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस ये कितना हो गया बच्चों 49, तो कितना हो जाएगा ये 65 ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 65 मीटर पर सेकेंड विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। अगर डायरेक्शन निकालना होगा वेलोसिटी का कि भाई एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे जा रहा होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स कर देंगे। वाई कॉम्पोनेंट कितना है बच्चों 7, जेड एक्स कॉम्पोनेंट कितना है 4, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 7/4। लो ये हो गया तुम्हारा उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन और ये हो गया उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आफ्टर 2 सेकेंड। तो मेरे कहने का मतलब ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है जहाँ पर पे ऑलरेडी वेलोसिटी और एक्सेशन तुमको वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, तुमको बस उसको यूज़ करना होगा। बट तुमको ध्यान आना चाहिए क्वेश्चन जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जल्दी करो, एक क्वेश्चन तुमको मैं करने को दूंगा, जल्दी डू इट फास्ट। तो बच्चों अब ये एक क्वेश्चन मैं तुमको करने को देता हूँ। अब ये एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, मेथड जो बताया उसको अप्लाई करो, वेलोसिटीज एक्सेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखो, अगर ज़रूरत पड़ता है तो उनको कंपोनेंट लिख करके उनको वेक्टर फॉर्म में चेंज करो और मुझको इसका आंसर बताओ। इतने क्वेश्चंस कर लो, मेथड को समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर क्वेश्चंस आएंगे इस पर तो ऐसे ही करना होगा, क्वेश्चन को तुमको समझना होगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो इस मेथड सर ने बताया है। ठीक है, अब आज हमारा ये आज मैं क्लास को स्टॉप करूँगा यहाँ पर आज, और हम लोग अब वेक्टर का लास्ट क्लास लेंगे ऑन डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर का लास्ट क्लास होगा और 8वां दिन होगा हमारे इस क्रैश कोर्स का। इसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे बच्चों काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तुम चीज़ों को समझ रहे होगे और तुमको अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। और अगर तुम्हारे साथ कोई और बच्चे भी हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं तुमसे ज़रूर कहूँगा कि उन बच्चों को बताओ कि ये चीज़ें हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी इन बच्चों के लिए जो नीट 2022 में अपीयर होने जा रहे हैं। ये जो क्रैश कोर्स होगा ये शॉर्ट टर्म का बहुत हेल्पफुल तुम्हारे लिए होगा।
ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ अलग बातों के साथ और खूब ढेर सारी एनर्जी के साथ, ठीक है। तो आज का सिर्फ इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।